अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्क्रीन शेयर हो रही है। जी हो रही है। हमने बेसिक्स ऑफ हेमाटोलॉजी स्टार्ट की थी। कल हमने बहुत बेसिक पढ़ा था और बहुत ही कम पढ़ा था, तो आज हमने बाकी सारा वाइंड अप करना है। हेमाटोलॉजी हमने पढ़ी थी कि हेमाटोलॉजी क्या होती है, जिसमें हम स्टडी करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सेलुलर एलिमेंट्स। उसमें कौन से सेलुलर एलिमेंट्स बेसिक्स हैं? आरबीसीज एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज यानी ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट्स, और कोएगुलेशन प्रोटीन जिसमें क्लोटिंग फैक्टर्स 15 आ जाते हैं, और बाकी प्रोटीन सी, प्रोटीन एस, और सारा कुछ जो हम हमारे ब्लड में होता है कोएगुलेशन के लिए। फिर हमने टर्म्स पढ़ी थी। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज को हम कहते हैं एरिथ्रोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोपोइसिस, और फॉर्मेशन ऑफ ग्रेन्युलोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स को कहते हैं हम माइलोपोइसिस। फिर हमने पढ़ी थी साइट्स ऑफ हेमोपोइसिस के नॉर्मली हेमोपोइसिस यानी कंप्लीट ब्लड सेल्स जितने होते हैं, ब्लड की फॉर्मेशन नॉर्मली कहाँ हो रही होती है? प्रिमिटिव हेमोपोइसिस होती है एम्ब्रियोनिक यॉर्क सैक में, और डेफिनेटिव हेमोपोइसिस होती है लिवर, स्प्लीन और बोन मैरो में, और जो फीटल हेमोपोइसिस होती है उसमें प्लेसेंटा भी कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। फिर हमने साइट ऑफ हेमोपोइसिस पढ़ी थी, ये फीटस की है। उसके हम 9 मंथ्स को 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें यॉर्क सैक में होती है हेमोपोइसिस, और सेकंड ट्राइमेस्टर में लिवर और स्प्लीन में होती है, और जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है उसमें बोन मैरो में होती है। फिर जो पोस्ट नेटल फेज आता है इन्फेंट्स और एडल्ट्स में, वहां पे क्या, बोन मैरो प्रैक्टिकली ऑल बोन्स में, सारी बोन्स में हो रही होती है हेमोपोइसिस। लेकिन जो एडल्ट्स होते हैं तब हेमोपोइसिस कन्फाइंड हो जाती है सिर्फ और सिर्फ एक्सियल स्केलेटन में, यानी वर्टिब्रा, रिब्स, स्टर्नम वगैरह। फिर नॉर्मली जो है एडल्ट्स में और पोस्ट नेटल फेज में क्या होता है कि हमारे बोन मैरो में हो रही होती है। लेकिन कुछ डिजीज स्टेट्स ऐसी होती हैं कि हेमोपोइसिस कोई और, जो लिवर और स्प्लीन है वैसे तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारी फीटल लाइफ में बना रहे होते हैं ब्लड सेल्स, लेकिन अगर कोई डिजीज स्टेट हो जाए, बोन मैरो फेलियर हो जाए या बोन मैरो के अंदर कोई खराबी हो जाए, तो लिवर और स्प्लीन ये टेक ओवर कर लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन को। इसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमोपोइसिस। फिर हेमोपोइसिस का ये जो फ्लो चार्ट है उसमें क्या होता है कि सबसे पहले प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल आता है, और वो दो लीनेज में डिवाइड होता है। एक होती है लिम्फोइड लीनेज, एक होती है माइलोइड लीनेज। लिम्फोइड लीनेज से सिर्फ और सिर्फ लिम्फोसाइट्स बनते हैं, और साथ में नेचुरल किलर सेल। और जो माइलोइड लीनेज होती है उसमें हमारे सारे के सारे ग्रेन्युलोसाइट्स, मोनोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स और प्लेटलेट्स, ये सारे हमारी माइलोइड लीनेज में आते हैं। और माइलोइड लीनेज जो होती है वो हमेशा, क्योंकि इतने सेल्स हमारे कितने, ये 1 2 3 4 5 6 सेल्स जो है हमारे माइलोइड लीनेज से बने, और बाकी सिर्फ लिम्फोसाइट्स और नेचुरल किलर लिम्फोइड लीनेज से बने हैं। तो ये जो माइलोइड लीनेज होती है वो, उसकी रेशो हमेशा ज्यादा होती है। उसके बाद हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं कि जो स्टेम सेल होता है उसकी अपीयरेंस क्या होती है, स्मॉल और मीडियम साइज लिम्फोसाइट, और उसके ऊपर कोई मार्कर्स होते हैं जो वो एक्सप्रेस करते हैं, CD34 पॉजिटिव, CD38 नेगेटिव, और जो सेल लीनियर डिफाइनिंग मार्कर्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। CD स्टैंड्स फॉर क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। उसके बाद हमने कल नॉर्मल ब्लड सेल्स पढ़े थे, उनका डायमीटर, लाइफ स्पैन, उसकी नॉर्मल वैल्यू, और उनके मेन बेसिक फंक्शन जो होते हैं। आरबीसी का 7 to 8 माइक्रोमीटर डायमीटर, लाइफ स्पैन जो होता है 120 डेज होता है। उसके बाद इसका जो नंबर होता है, मेल में 4.5 से 6.5 मल्टीप्लाई 10⁻12 पर लीटर, और फीमेल में 3.9 से 5.6। और इसका फंक्शन जो होता है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना होता है। मेल में जो आरबीसी काउंट है वो ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि मेल के अंदर एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, उसकी वजह से जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो ज्यादा हो जाती है, उससे ऑक्सीजन कंजप्शन ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया हो जाता है। हाइपोक्सिया क्या होता है? टिश्यूज में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी। हाइपोक्सिया क्या करेगा? एरिथ्रोपोइटिन को ट्रिगर करेगा। जो एरिथ्रोपोइटिन कहाँ से रिलीज होता है? पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से। एरिथ्रोपोइटिन जो होता है वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से, किडनी से रिलीज हो रहा होता है। और एक हम जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम पढ़ते थे, जो रेनिन होता था वो एफेरेंट आर्ट्रियोल से रिलीज होता था। फिर एरिथ्रोपोइटिन रिलीज होगा किडनी से, और इससे एरिथ्रोपोइसिस होगी, जिसकी वजह से मेल में जो है वो काउंट ज्यादा होता है आरबीसीज का।
फिर उसके बाद प्लेटलेट्स आते हैं, उनका डायमीटर बहुत ही छोटा होता है, 0.5 से 3 माइक्रोमीटर। ये ट्रू सेल्स भी नहीं होते क्योंकि ये फ्रेगमेंट्स होते हैं मेगा कैरियोसाइट्स के। इनका लाइफ स्पैन 10 डेज होता है और 1.5 लाख से 4 लाख जो या 4.5 लाख हमारा नॉर्मल काउंट होता है प्लेटलेट्स का। और इसका फंक्शन हीमोस्टेसिस में होता है। इनकी जो डेफिशिएंसी और एक्सेस के लिए हम टर्म्स यूज करते हैं, सारे सेल्स की डेफिशिएंसी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं पीनिया, यानी साइटोपिनियाज हो जाते हैं, एरिथ्रोसाइटोपिनिया। और प्लेटलेट्स के लिए थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, न्यूट्रोपिनिया। और जब ज्यादा हो जाते हैं तो हम साइटोसिस यूज करते हैं वर्ड, थ्रोम्बोसाइटोसिस, एरिथ्रोसाइटोसिस। लेकिन जो हमारे पास ग्रेन्युलोसाइट्स हैं उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ज्यादा के लिए फिलिया, न्यूट्रोफिलिया और इयोजिनोफिलिया, बेजोफिलिया। उसके बाद हमारे पास न्यूट्रोफिल्स आते हैं। न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल, इन तीनों का डायमीटर 12 to 15 होता है, लेकिन जो मोनोसाइट होते हैं उनका डायमीटर 12 to 20 होता है। इनका लाइफ स्पैन न्यूट्रोफिल का 6 to 10 आवर होता है। और कोई भी इंजरी इन्फ्लामेशन होती है तो सबसे पहले विद इन 24 आवर्स हमारे न्यूट्रोफिल्स आते हैं। उसके बाद जो होते हैं वो मैक्रोफेजिस आते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन ऐसी होती है सुडोमोनास, उसके अंदर पहले मैक्रोफेज आ जाते हैं, न्यूट्रोफिल इतनी ज्यादा देर के लिए नहीं रुकते। और जो इसका न्यूट्रोफिल का नॉर्मल काउंट होता है 1.8 से 7.5 होता है। और इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम बैक्टीरिया। तो जब भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो हमें न्यूट्रोफिलिया हो जाएगा, यानी न्यूट्रोफिल का काउंट ज्यादा हो जाएगा। फिर मोनोसाइट आते हैं। मोनोसाइट का डायमीटर 12 to 20 होता है और ये लाइफ स्पैन 20 to 40 आवर होता है। ये ब्लड में 20 to 40 आवर स्पेंड करते हैं, उसके बाद ये टिश्यूज में चले जाते हैं और ये मैक्रोफेजेस बना देते हैं। अब मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, कुछ होते हैं फिक्स्ड और कुछ होते हैं मोबाइल। जो फिक्स्ड होते हैं वो डिफरेंट ऑर्गन्स में होते हैं, लीवर के कप्फर सेल्स और सीएनएस में माइक्रोबिया, और ये सारे नेम जो हमने स्पेसिफिक कल पढ़े थे। और इनका नॉर्मल काउंट 0 से 0.8 होता है। और ये भी बैक्टीरिया से या फंजाई से प्रोटेक्शन करते हैं क्योंकि ये मैक्रोफेजेस बन जाते हैं। इयोसिनोफिल जो होते हैं इनका नॉर्मल काउंट 0.04 से 0.44, और इनका जो काम होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैरासाइट्स, तो ये पैरासिटिक इन्फेक्शन में ज्यादा हो जाते हैं इयोसिनोफिल्स। फिर बेजोफिल्स आते हैं, ये एलर्जिक रिएक्शन में ज्यादा हो जाते हैं और इनका जो काउंट होता है नॉर्मल लेस देन 1% होता है। फिर लिम्फोसाइट दो होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होकर प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं जिन्होंने एंटीबॉडीज बनानी होती हैं। और जो टी लिम्फोसाइट होते हैं उन्होंने उनकी आगे 4 टाइप्स होती हैं और उनके अपने स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं। ये 4 टाइप्स होती हैं टी लिम्फोसाइट की: साइटोटॉक्सिक टी सेल, हेल्पर टी सेल, रेगुलेटरी टी सेल और मेमोरी टी सेल। साइटोटॉक्सिक जो होते हैं वो टॉक्सिन्स एजेंट्स प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से वो एंटीजेंस वगैरह को किल करेंगे। और हेल्पर टी सेल ने बी सेल्स की मदद करनी है एंटीबॉडीज बनाने में और स्टिमुलेट करते हैं बाकी के टी सेल्स को जो एक्टिव हो जाए ताकि। तो रेगुलेटरी टी सेल ने क्या करना होता है कि ऑटो इम्यून रिएक्शन ना हो जाए या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ना हो जाए, तो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए कि जब बैक्टीरिया वगैरह किल हो गए हैं तो हमारी जो इम्यूनिटी है उसको कम करने के लिए। और मेमोरी टी सेल जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वो एक दफा जो एंटीजन देख लेते हैं उसको हमेशा याद रखते हैं ताकि दोबारा कभी वो एंटीजन या पैथोजन दोबारा आए हमारी बॉडी में तो वो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करवा देते हैं। जो साइटोटॉक्सिक टी सेल होता है उसका मार्कर होता है CD8 और हेल्पर का CD4। फिर हमने ब्लड सेल की मॉर्फोलॉजी देखनी है। तो हम लोग कभी सीबीसी करवाए ना, तो कोई सीबीसी जो होती है वो मशीन जो होती है हिमोसाइटोमीटर या जो भी 3 पार्ट 5 पार्ट मशीन से हम लोग करवाते हैं, तो जो मशीन होती है ना उसके अंदर एरर भी आ जाता है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल प्लेटलेट्स ले लें, प्लेटलेट्स अगर तो बहुत कम आए हैं तो हम क्या करते हैं कि चेक करने के लिए कि वाकई कम है या नहीं, क्योंकि कुछ कंडीशन में ऐसे होता है कि प्लेटलेट्स क्लम्प हो जाते हैं और वो जो मशीन होती है वो सारे क्लम्प को एक ही रीड करती है, हालांकि जो प्लेटलेट्स काउंट होता है वो नॉर्मल होता है, जिसकी वजह से जो है ना वो मशीन कम दे रही होती है। फिर हम क्या करते हैं पेरिफेरल स्मेयर बनवाते हैं, उसमें हमें जो मोर्फोलॉजी देखनी होती है, हम कैसे पहचानते हैं जो लिम्फोसाइट होते हैं उनकी जो न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो होती है वो हाई होती है, न्यूक्लियस बहुत ज्यादा होता है, उसने आधे से ज्यादा साइटोप्लाज्म को कवर किया होता है। जो मोनोसाइट होता है उसकी इंडेंटेड किडनी शेप या बीन शेप न्यूक्लियस होता है, ये मोनोसाइट है। फिर उसके बाद इयोसिनोफिल आता है। इयोसिनोफिल जो होता है उसने स्पेक्टेकल्स यानी चश्मा लगाया होता है, ग्लासेस लाइक उसके न्यूक्लियस होता है। न्यूट्रोफिल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसको पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल भी कहते हैं।
और इसकी जो न्यूक्लियस होती है वो क्या होती है, 2 to 5 लोब्स होते हैं। अगर ज्यादा लोब्स हो जाएं तो उसको हम कहते हैं हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल, और वो हमें किस कंडीशन में नजर आता है? मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में। जी। उसके बाद बेसोफिल जो होते हैं वो उनके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं बहुत ज्यादा, ये ग्रेन्यूलर सी स्ट्रक्चर में नजर आ रही थी। और आरबीसी जो हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, बाई कनकेव डिस्क लाइक होते हैं, और आरबीसीज में भी न्यूक्लियस नहीं होता। और जो थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे से हमें नजर आ रहे होते हैं, प्लेटलेट्स। उसके बाद ये हमारी होपफ्रेंड का जो है टेबल है, इसमें भी हमें नॉर्मल वैल्यूज दिखाई हुई हैं कि हीमोग्लोबिन जो होती है वो कितनी होती है, 135 से 175। जो यूनिट होता है ना वो याद रखना होता है। ये अब जो अगर ग्राम पर डेसीलीटर में हो तो क्या होगा, 13.5 से 17.5, और फीमेल में 11.5 से 15.5। फिर आरबीसी का काउंट, और आरबीसी जो है अगर कम हो जाए तो एनीमिक कंडीशन, ज्यादा हो जाए तो पॉलीसाइथीमिया। और पॉलीसाइथीमिया भी हमारे पास 2 किस्म का होता है, एक पॉलीसाइथीमिया वेरा यानी प्राइमरी, और एक सेकेंडरी। प्राइमरी जो होता है उसमें क्या होता है, जेनेटिक अबनॉर्मेलिटीज, और सेकेंडरी में क्या होता है कि कोई और वजह से हमारी पॉलीसाइथीमिया हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हाई एल्टीट्यूड पे चले जाएं तो भी ऑक्सीजन की जो है वो ऑक्सीजन स्ट्रेस कम होता जाता है, हाइपोक्सिया हो जाएगा, और उससे भी एरिथ्रोपोइसिस होगी। फिर हिमेटोक्रिट जो है वो हम 40 to 45% याद रखते हैं। हिमेटोक्रिट क्या होता है, सेलुलर कंपोनेंट जो हमारे ब्लड का होता है, बाकी प्लाज्मा होता है और ये हिमेटोक्रिट। तो प्लाज्मा की वैल्यू याद है किसी को, कितने ml होता है प्लाज्मा? 3300 ml। जी, 3300 ml प्लाज्मा होता है। उसके बाद हमारे पास इंडिसेस आते हैं रेड सेल के, MCV, MCH, MCHC। इसके MCV जो है इसको यूनिट होता है फेम्टोलीटर, ये यूनिट्स भी याद रखने होते हैं। 80 to 96 या 95 लेते हैं। MCH 27 से 34 लेते हैं। और मीन सेल हीमोग्लोबिन, मीन सेल वॉल्यूम में हम साइज देख रहे होते हैं। MCV ज्यादा किसका होगा, जब सेल का साइज ज्यादा हो जाएगा, कम होगा तो माइक्रोसाइटोसिस हो जाएगा। ये जब हम एनीमिया पढ़ेंगे तो इसमें टर्म्स देखेंगे। MCH में हम कलर देख रहे होते हैं। उसके बाद रेटिक्स काउंट, रेटिक्स क्या होता है, एरिथ्रोपोइसिस जब हो रही होती है तो बिल्कुल आरबीसी, मैच्योर आरबीसी बनने से पहले की स्टेज को हम रेटिक्यूलोसाइट कहते हैं। तो वो नॉर्मल ब्लड में होते हैं 50 to 150 मल्टीप्लाई 10⁹ पर लीटर। और अगर परसेंटेज में बात करें तो 0.5 से 2.5। बाकी ये नॉर्मल काउंट्स हम देख चुके हैं। तो और जो विटामिन B12 फोलेट वगैरह वो ऐसे याद करने की इतनी जरूरत नहीं होती। उसके बाद हमारा टॉपिक है हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, कि हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज कैसे होती है। हीमोग्लोबिन कहाँ सिंथेसाइज होती है, किस ऑर्गेनेली में सिंथेसिस होती है हीमोग्लोबिन की? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में। सबसे पहले क्या होता है, एसिटिक एसिड जो होता है वो सक्सिनाइल कोए में कन्वर्ट होता है। फिर सक्सिनाइल कोए, 2 सक्सिनाइल कोए मिलते हैं 2 ग्लाइसिन से तो पाइरोल बनता है। ये देखें यहाँ पे, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ग्लाइसिन प्लस विटामिन, ये B6 जो है विटामिन B6 यानी पैराडॉक्सिल फास्फेट जो हम लोगों ने पढ़ा था, ये क्या एज अ कोएंजाइम एक्ट करता है, और ये इन दोनों का रिएक्शन होता है सक्सिनाइल कोए के साथ ग्लाइसिन का। तो हमारे पास क्या बनता है, पाइरोल रिंग। लेकिन इससे पहले ये सारे स्टेप्स हो रहे थे, और ये जो डेल्टा एला लिखा हुआ है ये इंजाइम है, इसको हम कहते हैं अल्फा लिवोलिनिक एसिड सिंथेज, एला सिंथेज। ये इंजाइम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है और पोर्फोबिलिनोजन बनती है, फिर यूरोपोरफायरिनोजन बनती है, और फिर कोरप्रोपोरफायरिनोजन बनती है। उसके बाद प्रोटोपोरफायरिन बनती है। उसके बाद जो प्रोटोपोर 4 पाइरोल रिंग्स होंगी वो क्या बनाएंगी, प्रोटोपोरफायरिन 9। यहाँ पर ये जो 9 होता है इसका ये मतलब होता है कि जो हमारे पास प्रोटोपोरफायरिन रिंग है ना उसके पास ना 9 ग्रुप्स होते हैं, होते 8 है लेकिन इन अ साइक्लिक वे, के हम जहाँ से स्टार्ट करते हैं वो दोबारा वहीं पे आके रुकते हैं। तो 4 मिथाइल ग्रुप होते हैं, 2 विनाइल होते हैं, 2 प्रोपियोनिक एसिड ग्रुप्स होते हैं। तो इसलिए इसके साथ 9 लिखते हैं। फिर प्रोटोपोरफायरिन के साथ आयरन मिलता है, आयरन किस फॉर्म में, फेरस फॉर्म में, +2 की फॉर्म में। हीमोग्लोबिन में नॉर्मली +2 की फॉर्म में आयरन होता है,
और अगर +3 में हो जाए तो वो डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन हो जाती है, उसको हम कहते हैं HbM मेथ हीमोग्लोबिन। फिर नॉर्मली फेरस फॉर्म वाला आयरन मिलेगा तो हीम बनेगा, और हीम के साथ ग्लोबिन चेन्स मिलेंगी तो हीमोग्लोबिन। यहाँ पर देखें प्रोटोपोरफायरिन से हमारे पास हीम मिली। हीम अब कैसे बनी? ये ट्रांसफेरिन। ट्रांसफेरिन क्या करती है? आयरन को ट्रांसपोर्ट करती है वहां से हमारे पास आयरन आया। आयरन जो है वो प्रोटोपोरफायरिन के साथ मिला और क्या बन गया? हीम। हीम के साथ ग्लोबिन चेन्स बनी। अब कौन सी चेन्स मिलती हैं ये डिसाइड करता है कि कौन सी हीमोग्लोबिन बनेगी। नॉर्मली जो एडल्ट में सबसे ज्यादा परसेंटेज होती है वो किसकी? HbA की होती है। उसमें 2 अल्फा 2 बीटा चेन्स मिलती हैं और हीमोग्लोबिन बनती है। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस। ओके। स्टेट्स ऑफ आयरन, कौन कौन सी स्टेट होती है? आयरन स्टोर होती है फेरेटिन या हीमोसिड्रिन की फॉर्म में। फेरेटिन 23% और हीमोसिड्रिन 55%। आयरन ट्रांसफर होती है ट्रांसफेरिन की फॉर्म में, और आयरन एब्जॉर्ब होती है फेरस फॉर्म में। ये देखें, ये जो प्रोटोपोरफायरिन है इसके पास कितने ग्रुप्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह ये 8 बनते हैं इसके। और साइक्लिक वे के हम चलें तो जहाँ से स्टार्ट हुए थे उसको दोबारा काउंट करें तो 9 ग्रुप्स बनते हैं, जिसकी वजह से प्रोटोपोरफायरिन 9 हम कहते हैं। और दरमियान में जो सेंट्रल एटम होता है वो आयरन होता है इन फेरस फॉर्म। अब एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन क्या क्या होती हैं? HbS, ये हमें सिकल सेल डिजीज में नजर आता है। उसमें क्या होता है कि ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो जाता है वेलिन से एट पोजीशन 6 इन बीटा चेन। इनको पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं कि एक पॉइंट पे म्यूटेशन आ जाती है। उसके बाद HbC, ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो जाता है लाइसिन से, और ये भी बीटा चेन में होता है। HbD में क्या होता है कि ग्लूटामिक एसिड ग्लूटामाइन से रिप्लेस हो जाता है 121 पोजीशन पे, और HbE जो होता है वो ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो जाता है लाइसिन से एट पोजीशन 26। उसके बाद HbM जो है मेथ हीमोग्लोबिन हम डिस्कस कर चुके हैं कि फेरिस फॉर्म के बजाय अगर फेरिक फॉर्म में आ जाए तो क्या होता है? HbM। और HbM की क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगी? हमें कैसे पता चलेगा कि ये HbM का पेशेंट है? उसकी सबसे बड़ी जो क्लिनिकल फीचर होता है ना वो होता है साइनोसिस, ब्लू ब्लू हो जाता है। उसके बाद अब हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना। सिर्फ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं करता, ये क्या करता है? लंग्स के लेवल पे ऑक्सीजन को लोड करेगा और टिश्यूज तक ले जाएगा, टिश्यूज पे ऑक्सीजन को अनलोड करेगा और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक छोड़ आएगा। ये हीमोग्लोबिन का काम होता है। उसके बाद आती है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ये इंपॉर्टेंट है, ये है हीमोग्लोबिन HB ऑक्सीजन की डिसोसिएशन कर्व। ये अब किन किन कंडीशंस में लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है और किन किन कंडीशन में राइटवर्ड शिफ्ट होती है हम ये देखेंगे। अगर ये राइट की तरफ शिफ्ट हो रही है तो इसका मतलब ये होगा कि जो हीमोग्लोबिन है उसकी ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी कम हो गई है और ऑक्सीजन रिलीज हो गई है। ऑक्सीजन अब उसके साथ मजीद बाइंड नहीं कर सकती। किन किन कंडीशन में? जब H पॉजिटिव आयन ज्यादा हो जाएंगे यानी pH कम हो जाएगी, और एसिडोसिस की कंडीशन में, या कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हो जाएगा, या 2,3-DPG डाईफॉस्फोग्लिसरेट। ये एक मॉलिक्यूल ऐसा होता है कि इसकी एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है ऑक्सीजन के लिए। ये क्या करता है? हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को छीन लेता है। इसकी प्रेजेंस में जो ऑक्सीजन है वो रिलीज हो जाती है, या टेम्परेचर जब बहुत ज्यादा हो जाए तब भी ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन छोड़ देती है, एक्सरसाइज की कंडीशन में और HbS में। और लेफ्ट शिफ्ट कब होगी? जब ऑक्सीजन बाइंड हो जाएगा, छूटेगा ही नहीं ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन इतनी फर्मली उसने बाउंड किया हुआ है कि वो अब उसको रिलीज नहीं कर रही। कब? जब अल्कलोसिस होगा यानी हाई pH, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा, 2,3-DPG कम हो जाएगा। अगर एक आप लोग याद रख लोगे तो उसके उल्टी हम लोगों ने ये वाला याद रखना है। लो टेम्परेचर पे स्टोर्ड ब्लड, अगर काफी दिनों के लिए स्टोर किया हुआ ब्लड तो वो भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट देगा। और HbF। अच्छा, ये अब हमारे पास ग्राफ है। एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया हुआ है? सैचुरेशन हीमोग्लोबिन की कि कितनी सैचुरेटेड है, और जो एक्स एक्सिस है उस पे हमने
पार्शियल प्रेशर लिया हुआ है ऑक्सीजन का। अब मेरा आप लोगों से ये क्वेश्चन है कि एनीमिया की कंडीशन में क्या होगा, लेफ्ट शिफ्ट होगी या राइट शिफ्ट? जी स्टूडेंट्स, राइट शिफ्ट होगी, राइट शिफ्ट होगी। ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी ना हीमोग्लोबिन से। क्योंकि टिश्यू को एनीमिया है, पहले ही ऑक्सीजन और आरबीसी जो है कम है, तो उससे क्या होगा कि ऑक्सीजन की कमी हुई हुई है ना टिश्यूज में, तो जल्दी जल्दी वो ऑक्सीजन को छोड़ेगा, ऑक्सीजन को रिलीज करेगा ताकि वो ज्यादा और पकड़ सके। ठीक है, तो शिफ्ट टू राइट होगा, और पॉलीसाइथीमिया में शिफ्ट टू लेफ्ट होगा। और यहाँ पर एक P50 पॉइंट है, इसका क्या मतलब है? यहाँ पे मैक्सिमम सैचुरेशन होती है। नहीं, ये मैक्सिमम सैचुरेशन नहीं, ये देखें, इसके मैंने पहले बताया जो वाई एक्सिस है उस पे हम क्या ले रहे हैं, सैचुरेशन परसेंटेज। 100% सैचुरेशन कहाँ है, यहाँ पर होती है हाफ सैचुरेशन यानी 50%, इसके बिल्कुल सामने। जब 50 हो जाता है, 50 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, तो 50% हमारी सैचुरेशन होती है हीमोग्लोबिन की। उसके बाद रेड सेल, हमें पता है बाइकनकेव डिस्क होता है और 7 to 8 माइक्रोमीटर होता है इसका डायमीटर, और ये क्या करता है कि इतनी छोटी डायमीटर की जो माइक्रो सर्कुलेशन होती है ना, छोटी छोटी वेसल्स जिनका माइक्रो कितना 3.5 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है, उनमें से भी गुजर जाता है। तो वो डायापिडिसिस जिसको हम कहते हैं, वो स्क्वीज करके इसके अंदर ये एबिलिटी होती है। और लाइफ स्पैन क्या होता है, 120 डेज या 4 मंथ्स। अब रेड सेल मेटाबॉलिज्म, हमें पता है कि जो आरबीसीज होते हैं उनके पास न्यूक्लियस तो होता नहीं है, तो उनके पास जो है जो मेटाबॉलिज्म है उनका बहुत ही कम चीजों से उनको एनर्जी मिलती है। एक तो एम्बिडेन मेयरहोफ पाथवे, ईएमपी पाथवे, ये देखने में तो बहुत मुश्किल लग रहा है लेकिन ये ग्लाइकोलिसिस का ही दूसरा नाम है। इससे हमें क्या मिलता है, दो चीजें, एटीपी और एनएडीएच। एटीपी का क्या काम है, ये मेंटेन करता है रेड सेल वॉल्यूम को, शेप को और फ्लेक्सिबिलिटी को। एनएडीएच का क्या काम होता है, ये एक एंजाइम होता है मेथ हीमोग्लोबिन रिडक्टेज, जो कन्वर्ट करता है फेरिक फॉर्म को फेरस में, उसको इसकी जरूरत होती है एनएडीएच की। ठीक है, और एनएडीएच अगर नहीं होगा, रेड सेल मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं होगा, तो क्या होगा, एचबीएम हो जाएगी और साइनोसिस और सारा जो काम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और फिर एक होता है ल्यूबरिंग रैपाबोर्ट शंट, यहाँ पे जो 1,3-DPG बनता है ना, वहां से क्या होता है कि ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट के बजाय 2,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट बन जाता है, उसको हम कहते हैं ल्यूबरिंग रैपाबोर्ट शंट। यही जो 2,3-DPG हमने वहां पे पढ़ा था ना, ये ग्लाइकोलिसिस से ही बन रहा होता है। ये रेगुलेट करता है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की एफिनिटी को, हमने पढ़ा ना कि ऑक्सीजन किस कंडीशन में बाइंड करेगी और किस कंडीशन पे वो उसको रिलीज करेगा, ये 2,3-DPG कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद दूसरा जो है HMP शंट, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट, इससे हमें क्या मिलता है, NADPH। ये क्या करेगा, ये मेंटेन करता है सल्फ हाइड्रल ग्रुप्स SH यानी थायोल ग्रुप्स जो होते हैं ना सेल के, उनको, और ये ऑक्सीडेंट स्ट्रेस को रिमूव करता है। अब इसका जो कंसेप्ट है ये हिमोलिटिक एनीमिया में भी आता है, तो ये अगर आप लोग अभी समझ लोगे तो आपको फायदा देगा। ऑक्सीडेंट स्ट्रेस क्या होगा, सबसे पहले देखें ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, ये वाला पार्ट क्या है, ग्लाइकोलिसिस का। अब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है ये कन्वर्ट हो जाता है HMP शंट में 6 फॉस्फोग्लूकोनोएट में। ठीक है, इससे क्या होता है कि HMP शंट हमें क्या देते हैं, NADP से NADPH, हमें क्या मिल गया, NADPH। अब इस NADPH का क्या काम है, हमारे पास एक ग्लूटाथायोन ट्राइपेप्टाइड होता है जिसके अंदर कौन कौन से अमाइनो एसिड्स होते हैं, 3 अमाइनो एसिड्स होते हैं, ग्लाइसिन, सिस्टीन और ग्लूटामेट, ये 3 होते हैं, इसलिए हम इसको ट्राइपेप्टाइड कहते हैं। तो ये क्या करता है कि ये रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, NADPH उसको ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म से रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और ये जो रिड्यूस्ड फॉर्म है इसका क्या फंक्शन होगा कि ये जब कोई भी ऑक्सीडेंट स्ट्रेस होता है, कोई भी फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, तो वो खुद तो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगा लेकिन उनको क्या करता है, लेस वेयर फॉर्म, यानी हमने पढ़ा था ऑक्सीडेंट स्ट्रेस को, फ्री रेडिकल्स को जो होता है
वो कन्वर्ट कर देता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड या वाटर के अंदर। ठीक है, ये इस तरह ये रिमूव करता है ऑक्सीडेंट्स को। लेकिन ऑक्सीडेंट रिमूव करने के लिए ये एक्टिव किस फॉर्म में होगा? रिड्यूस्ड फॉर्म में। और इसको रिड्यूस्ड फॉर्म में कौन रखेगा? NADPH। और NADPH हमें HMP शंट से मिलेगा। क्लियर है? yes, ओके। अब रेड सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? उसमें 50% प्रोटीन्स होती हैं, फॉस्फोलिपिड्स 20%, कोलेस्ट्रॉल 20% और कार्बोहाइड्रेट्स माइनॉरिटी में 10%। इसकी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कौन कौन सी होती हैं? अल्फा और बीटा स्पेक्ट्रिन, ये मोस्ट अबंडेंट होती हैं। एनकाइरिन प्रोटीन 4.1, एक्टिन, ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होती हैं। और ये वाली जो प्रोटीन्स होती हैं, इन्होंने क्या करना होता है? हॉरिजॉन्टल इंटरेक्शन को मेंटेन करना होता है। फिर एक बैंड 3 और प्रोटीन 4.2 होती है, इन्होंने क्या करना है? वर्टिकल इंटरेक्शन को मेंटेन करना होता है। अब इनमें अगर कोई खराबी होती है तो क्या होता है? रेड सेल की मेम्ब्रेनोपैथीज होती हैं, जो हमने हिमोलिटिक एनीमियाज में पढ़नी है। हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस में क्या होता है? ये हॉरिजॉन्टल इंटरेक्शन खराब हो जाता है, ये इनके अंदर डिफेक्ट आते हैं, इनमें म्यूटेशंस आती हैं, स्पेक्ट्रिन में, एनकाइरिन में, प्रोटीन 4.1 में और एक्टिन में। और जो हेरिडिटरी एलिप्टोसाइटोसिस होता है, उसमें क्या होता है? वर्टिकल इंटरेक्शन खराब हो जाता है। ये सारी प्रोटीन्स हमें दिखाई हुई है। और रेड सेल, अच्छा, अब वेरिएशन क्या हो सकती है? अगर साइज में डिफेक्ट होगा या बहुत मुख्तलिफ साइज के, कोई छोटा आरबीसी कोई बड़ा आरबीसी मिलेगा हमें, तो हम उसको कहते हैं एनाइसोसाइटोसिस। और अगर शेप में वेरिएशन आएगा, मुख्तलिफ शेप्स के आरबीसी हैं, तो उसको हम कहेंगे पोइकिलोसाइटोसिस। और सीबीसी का कौन सा पैरामीटर होता है जो एनाइसोसाइटोसिस को इंडिकेट करता है? रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ RDW। जी, RDW, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। अब ये कुछ एबनॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं, यानी पोइकिलोसाइटोसिस दिखाया हुआ है। अब नॉर्मल क्या होता है? बाइकनकेव डिस्क, इसके दरमियान में सेंट्रल पेलर होता है, पेल एरिया। ये क्या मैक्रोसाइट हो सकता है? किन किन कंडीशन में? लिवर डिजीज में, अल्कोहलिज्म में, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में। हमने पढ़ा था ना, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है? विटामिन B9, विटामिन B12 इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। और क्या होता है कि हमारे जो नॉर्मली जो आरबीसीज हैं, उनको मेच्योर फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए और नॉर्मल स्ट्रक्चर के लिए ये चीजें जरूरी होती हैं। और अगर ये नहीं होंगी तो वो इमेच्योर हालत में ही आ जाते हैं। और इमेच्योर जो होता है ना, ब्लास्ट फेज, उसमें हमेशा साइज बड़ा होता है। फिर टारगेट सेल्स हमें इस तरह के नजर आते हैं पेरिफेरल स्फीयर में। आयरन डेफिशिएंसी, ये सबसे इंपॉर्टेंट काज है। स्मेटोसाइट्स, ये जिस तरह माउथ लाइक स्लिट हमें नजर आता है, जैसे किसी का मुंह खुला हो। लिवर डिजीज में, अल्कोहलिज्म में। पेंसिल सेल्स आयरन डेफिशिएंसी में होते हैं। और एक्टिनोसाइट्स, ये पॉइंटेड एंड्स होती हैं, लिवर डिजीज में या पोस्ट स्प्लीनेक्टमी में नजर आते हैं। एकेंथोसाइट्स लिवर डिजीज में ही नजर आ रहे होते हैं। और माइक्रोस्फीरोसाइट्स छोटे किस किस में? हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस में या हिमोलिटिक एनीमिया में। फ्रेगमेंट्स हमें किस में नजर आते हैं? DIC में या माइक्रो एंजियोपैथी में। HUS हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम या TTP थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा, ये जो है इन सब कंडीशन में हमें फ्रेगमेंट्स नजर आ रहे होते हैं, रेड सेल फ्रेगमेंट्स। उसके बाद एलिप्टोसाइट हमें हेरिडिटरी एलिप्टोसाइटोसिस में नजर आता है। टीयर ड्रॉप पोइकिलोसाइट, माइलोफाइब्रोसिस, एक्स्ट्रा मेडुलरी हिमोपोइसिस। ये देखें, एक्स्ट्रा मेडुलरी हिमोपोइसिस का वर्ड आ गया ना। माइलोफाइब्रोसिस का क्या मतलब है? जब बोन मैरो में फाइब्रोसिस हो गई है और बोन मैरो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा, तो क्या होगा? एक्स्ट्रा मेडुलरी हिमोपोइसिस। फिर बास्केट सेल्स हमें बास्केट की तरह नजर आते हैं। ऑक्सीडेंट डैमेज, G6PD डेफिशिएंसी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की डेफिशिएंसी। अब हमने पढ़ा ना कि कैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ऑक्सीडेंट स्ट्रेस को कम कर रहा था। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नहीं होगा तो HMP शंट नहीं होगा, और HMP शंट नहीं होगा तो हमें NADPH नहीं मिलेगा। NADPH नहीं मिलेगा तो ग्लूटाथायोन रिड्यूस्ड फॉर्म में नहीं होगा, और वो रिड्यूस्ड फॉर्म में नहीं होगा तो वो ऑक्सीडेंट्स को कैसे किल करेगा? फिर सिक्कल सेल हमें किस में नजर आते हैं? सिक्कल सेल एनीमिया में। ये सिक्कल किसको? दरांती को कहते हैं। इस तरह की शेप हो जाती है आरबीसी की। और फिर जब वो छोटी वेसल्स में, अब नॉर्मल हमने देखा ना 3.5 माइक्रोमीटर तक भी माइक्रो सर्कुलेशन होती है, वहां से भी गुजरना होता है। लेकिन अगर इस तरह की शेप हो जाएगी तो उनसे गुजरा ही नहीं जाता, बल्कि वो स्टक हो जाते हैं। माइक्रोसाइट्स हमें किस में? आयरन डेफिशिएंसी और हीमोग्लोबिनोपैथीज में नजर आ रहे होते हैं।
अच्छा, ये वाला अब हमारा कंप्लीट हो गया। अब एरिथ्रोपोइसिस और एनीमियाज हमने करने हैं। अभी मीटिंग भी एंड होने वाली है, तो आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा।